चलिए, आज के इस केस फाइल को खोलते हैं और इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम एक लीड इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। हमारा मिशन एक बेहद जटिल रहस्य को सुलझाना। हम ये जांचेंगे कि कैसे दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियां ग्लोबल आईसीएच ढांचे और लोकल एफडीए नियमों के बीच अपना रास्ता खोजती हैं। ये विषय हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो नई दवाओं के विकास और मरीजों की सुरक्षा की परवाह करता है। अब हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही दवा अलग अलग देशों के स्थानीय नियमों की इस बंटी हुई और उलझी दुनिया में कैसे पास होती है। जरा सोचिए, ऐतिहासिक रूप से ये कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। कंपनियों को हर नए देश में जाकर एक ही क्लिनिकल टेस्ट को बार बार दोहराना पड़ता था। इसका सीधा मतलब था पैसे की भारी बर्बादी, समय की बर्बादी और सबसे बुरा, मरीजों तक जीवन रक्षक दवाओं के पहुंचने में सालों की देरी। तो आज की हमारी इस केस फाइल की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। हम इन 6 अहम पहलुओं से गुजरेंगे: ग्लोबल रेगुलेटरी भूल भुलैया, आईसीएच ढांचे को डिकोड करना, एफडीए का स्थानीय अधिकार क्षेत्र, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाम लोकल नियम, अनुपालन का संतुलन और अंत में ग्लोबल हार्मोनाइजेशन का रोड मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द ग्लोबल रेगुलेटरी मेज। यहाँ हम ये स्थापित करेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय तालमेल की कमी ने दवा विकास को एक भूलभुलैया बना दिया था। इस भारी समस्या का समाधान रातों रात नहीं निकला। 1980 के दशक की बात है जब यूरोपीय समुदाय ने नियमों में एकरूपता लाने की शुरुआत की। लेकिन असली गेम चेंजर मूवमेंट आया 1990 में, जब ब्रुसेल्स में अमेरिका, यूरोप और जापान के रेगुलेटर्स एक साथ बैठे। यहीं पे दी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन यानी आईसीएच का जन्म हुआ। ये एक ऐसा मास्टर की था जिसने सब बदल दिया, और 2015 तक आईसीएच स्विस कानून के तहत एक बाकायदा नॉन प्रॉफिट संगठन बन गया। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक पेड़ के रूप में सोचें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह एक पेड़ की गहरी जड़ें उसे मजबूती और स्थिरता देती है, ठीक वैसे ही आईसीएच ने दुनिया भर में दवा विकास के लिए एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक और तकनीकी नींव तैयार की है। ये अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और ग्रोथ का एक बेहतरीन प्रतीक है जिस पर हमारी पूरी जांच टिकी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग दी आईसीएच फ्रेमवर्क। चलिए इन सबूतों की बारीकी से जांच करते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा काम कैसे करता है। इस फ्रेमवर्क के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसे 4 मुख्य पिलर्स में बांटा गया है, जिन्हें हम क्यूसेम कहते हैं। क्वालिटी यानी क्यू, जो मैन्युफैक्चरिंग और स्टेबिलिटी देखता है। सेफ्टी यानी एस, जो टॉक्सिकोलॉजी और रिस्क जांचता है। एफिकेसी यानी ई, जो क्लिनिकल ट्रायल्स पर फोकस करता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी यानी एम, जो इन सब को जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स तय करता है, बिल्कुल एक परफेक्ट पजल की तरह। और इसी मल्टी डिसिप्लिनरी पिलर से निकलता है हमारा सबसे अहम सबूत, सीटीडी या कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। आसान भाषा में कहें तो यह दुनिया भर में स्वीकृत एक ऐसा डोजियर है जिसने फार्मा इंडस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। अब हर देश के लिए अलग फाइल बनाने का झंझट खत्म, बस ये एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड फाइल ही काफी है। अगर हम इस सीटीडी को अंदर से देखें तो इसमें 5 बहुत ही स्पष्ट मॉड्यूल्स होते हैं जो ऊपर से नीचे तक एकदम सेट हैं। मॉड्यूल 1 में रीजनल और एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी होती है। मॉड्यूल 2 में पूरे डेटा की हाई लेवल समरी होती है। मॉड्यूल 3 क्वालिटी कंट्रोल पर है। मॉड्यूल 4 में लैब और जानवरों पर हुए टेस्ट्स की रिपोर्ट होती है। और अंत में मॉड्यूल 5 में इंसानों पर हुए क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा होता है। एकदम सुव्यवस्थित संरचना। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एफडीए का लोकल जुरिस्डिक्शन। यहाँ हम अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को वैश्विक से हटाकर सीधा अमेरिका पर फोकस करेंगे। देखिए, एफडीए का काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य वाले आईसीएच ढांचे को अपनी मजबूत नींव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका की अपनी कुछ खास ज़रूरतें हैं, इसलिए वे उस ग्लोबल नींव के ऊपर अपने खुद के बहुत ही विशिष्ट बिल्डिंग कोड्स या नियम लागू करते हैं। असली पेंच यहीं फंसता है। एफडीए की कुछ ऐसी खास ज़रूरतें हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी आगे जाती हैं, जैसे कि 505(b)(1) और 505(b)(2) पाथवे, या फिर ब्रेक थ्रू थेरेपी डेजिग्नेशन और फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस। इसके अलावा उनकी अपनी खास सेफ्टी रिपोर्टिंग और सबसे अलग एक बिल्कुल ही यूनिक मॉड्यूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट।
अगर अमेरिका में एंट्री चाहिए तो इन लोकल नियमों को मानना ही होगा। हमारा अगला पड़ाव है सेक्शन 4, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाम लोकल रूल्स। समय आ गया है इन दोनों के बीच का एक तुलनात्मक विश्लेषण करने का। ये तुलना वास्तव में बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हमारे पास ICH गाइडलाइंस हैं, जिनका पूरा फोकस पूरी दुनिया में एकरूपता लाने, बार बार होने वाले परीक्षणों को खत्म करने और एक साइंटिफिक बेसलाइन सेट करने पर है। वहीं दूसरी तरफ FDA गाइडलाइंस का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। उनका फोकस अपने अधिकार क्षेत्र पर है, उनके अपने प्रशासनिक फॉर्मेट्स पर है और अमेरिकी नागरिकों की पब्लिक हेल्थ से जुड़ी विशिष्ट चिंताओं पर है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द कंप्लायंस बैलेंसिंग एक्ट। चलिए देखते हैं कि इस विरोधाभास के बीच कंपनियां या कहें हमारे सस्पेक्ट्स कैसे अपना रास्ता निकालती हैं। कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। भले ही ICH गाइडलाइंस उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हैं, लेकिन वह सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रह सकती। अमेरिका में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर हाल में FDA के विशिष्ट मार्गदर्शन को समझना और मानना होगा। उन्हें लगातार एक गैप एनालिसिस करना पड़ता है ताकि ग्लोबल डेटा और लोकल मांग के बीच कोई फासला ना रहे। इस संतुलन को साधने की एक बहुत ही स्मार्ट, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले दवा विकास के शुरुआती चरण में ही ICH गाइडलाइंस को प्रायोरिटी दी जाती है। फिर मॉड्यूल 2 से 5 में ऐसा मजबूत डेटा तैयार किया जाता है जिसे ग्लोबली कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद लोकल नियमों को पूरा करने के लिए गैप एनालिसिस होता है। मॉड्यूल 1 को FDA की कस्टमाइज ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जाता है और पूरे लाइफ साइकिल में इन बदलावों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। पेड़ की उस संरचना वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ICH एक बहुत ही मजबूत, व्यापक ग्लोबल जड़ प्रणाली है और FDA जैसी लोकल रेगुलेटरी एजेंसियां उस पेड़ की उन खास शाखाओं की तरह हैं जिन्हें पनपने के लिए उसी मजबूत जड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन जो अपने लोकल पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। अब हम अपनी जांच के आखिरी हिस्से सेक्शन 6 में हैं, रोड मैप टू ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। ये एक इन्वेस्टिगेटर का फाइनल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है। चलिए देखते हैं कि ये रोड मैप कैसे बनता है। स्टेप 1, शुरुआत में ही ICH बेसलाइन मजबूती से सेट करें। स्टेप 2, ग्लोबली मान्य मॉड्यूल 2 से 5 तैयार करें। स्टेप 3, FDA की खास मांगों के लिए एक बारीक गैप एनालिसिस करें। स्टेप 4, FDA के मॉड्यूल 1 की सभी कस्टम कानूनी ज़रूरतों को पूरा करें। और अंतिम स्टेप 5, सिर्फ अप्रूवल तक नहीं बल्कि दवा के पूरे जीवन चक्र में कंप्लायंस बनाए रखें। तो हमारी आज की ये केस फाइल यहीं बंद होती है, लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में कभी ऐसा होगा कि ICH की ये मजबूत जड़ें FDA जैसे अलग अलग स्थानीय नियमों की शाखाओं को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेंगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही एकीकृत नियम होगा? सोचिएगा ज़रूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस जटिल जांच का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।